नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आज यूपी विधानसभा में बोलेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद बोलेंगे नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव। विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। आज यूपी विधानसभा में मानसून सत्र का आखिरी दिन है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है और अखिलेश यादव आज यूपी विधानसभा में बोलेंगे। सभी की निगाहें अखिलेश यादव के संबोधन पर हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे के बाद बोलेंगे नेता प्रतिपक्ष और इस दौरान आपको यह भी जानकारी दे दें कि विधानसभा में हंगामे के भी आसार हैं। आज तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव अपनी बात रखेंगे। आज यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन अखिलेश यादव अपना संबोधन देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज यूपी विधानसभा में बोलेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज दोपहर 12 बजे के बाद बोलेंगे नेता प्रतिपक्ष और इस दौरान तमाम मुद्दे वो रखेंगे और साथ ही विधानसभा में हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं आज यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है, जहां पर अखिलेश यादव भी बोलेंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि आज तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे अखिलेश यादव। आज यूपी विधानसभा में बोलेंगे अखिलेश यादव, जहां पर आज यूपी की अगर बात करें तो मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर में बोलेंगे नेता प्रतिपक्ष। विधानसभा में हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं। चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर यूपी विधानसभा में आज बोलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1 बजे के बाद बोलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज यूपी विधानसभा का आखिरी दिन है और आखिरी दिन हंगामेदार रहने के भी आसार नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर में अखिलेश यादव अपना संबोधन देंगे और तमाम मुद्दों को रखकर सरकार को घेरेंगे। तो वहीं 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज विधानसभा में बोलेंगे, जहां पर आखिरी दिन हंगामेदार रहने के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि आज यूपी के विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है और यूपी विधानसभा में आज बोलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी दौरान आपको यह भी जानकारी दे दें कि 1 बजे के बाद बोलेंगे मुख्यमंत्री और तमाम जो बातें हैं विपक्ष की तरफ से जो रखी जाएंगी उस पर जवाब देते नजर आएंगे। आज यूपी विधानसभा का आखिरी दिन है, यानी कि मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन हंगामेदार रहने के भी आसार नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आज 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा में बोलेंगे और इस दौरान कई मुद्दों पर वो अपनी बात रखेंगे। सरकार की तरफ से जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। 1 बजे के बाद बोलेंगे सीएम योगी। आज यूपी विधानसभा का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि बीते साल की अगर बात करें तो मानसून सत्र में अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में तीखी बहस देखने को मिली थी, सुनने को मिली थी और आज एक बार फिर से ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है और इस दौरान आज अब से कुछ देर में जहां अखिलेश यादव बोलेंगे, तो वहीं अखिलेश यादव किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे इस पर जवाब देते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज यूपी विधानसभा का आखिरी दिन है। रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर संसद की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। अधीर रंजन के निलंबन से सदन में हंगामा। कल अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद हुआ था निलंबन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। अधीर रंजन के निलंबन से सदन में हंगामा हुआ था और उसके बाद आपको यह भी जानकारी दे दें कि कल अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे, साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद यह निलंबन हुआ था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अवनेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनेंद्र, कार्यवाही स्थगित कर दी गई है सदन की, कब तक के लिए कर दिया गया था, उसको लेकर देखिए विपक्ष ने आज देखिए मानसून सदन का जो आखिरी दिन था इसमें हंगामा देखने को मिला और सदन जो है स्थगित कर दिया गया है 2 बजे तक। लगातार देखिए जो
पार्टियां हैं विपक्ष की, वो लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आए, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का, तमाम तरीके के मुद्दों पर घेरते हुए नजर आए, जिसको लेकर लोग जो है लोकसभा में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला सदन में और सदन स्थगित करना पड़ा। बिल्कुल अवनिंद्र, इस दौरान अधीर रंजन चौधरी का जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला है, जिस तरीके से वो सदन में चर्चा कर रहे थे, उसके बाद उन्हें निलंबन भी कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट, कब तक ये सस्पेंड रहेंगे? बिल्कुल, देखिए सदन से जो सस्पेंड कर दिया गया था उन्हें सदन के लिए, और सदन का तो आज आखिरी दिन है, तो आज के लिए तो जिस तरीके से उन्हें निलंबित किया गया था, तमाम जो है विपक्षी नेता घेरने की कोशिश कर रहे थे केंद्र सरकार को, बात चाहे वो राहुल गांधी की बात करें या तमाम और करें, कार्यकर्ताओं में देखा गया चाहती, तो इसलिए जो है सदन को आज आखिरी सदन का दिन है। ऐसे में हंगामे के काफी आसार भी सुबह से ही जताए जा रहे थे, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी एक बैठक भी थी, उस बैठक में कुछ निर्णय लिया गया था, ये तो कंफर्म हो पाया, लेकिन सदन में हंगामा कर दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवनिंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया और इसके चलते कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर सीएजी रिपोर्ट में उठे हैं सवाल। 2100 करोड़ रुपए का नहीं दिया गया हिसाब किताब, 7 स्मार्ट सिटी को मिले रुपयों का नहीं दिया गया है हिसाब। कैग ने इसमें घोटाले की जताई आशंका, आगरा को छोड़ किसी ने सालाना रिपोर्ट नहीं दी है। सालाना रिपोर्ट नहीं देने के मामले में कानपुर सबसे ऊपर है, सालाना रिपोर्ट ना देने के मामले में लखनऊ दूसरे नंबर पर है। इसी के साथ में 7 साल पहले शुरू हुई थी स्मार्ट सिटी योजना, जहां पर स्मार्ट सिटी प्रबंधन पर गंभीर आरोप बताने के भी आरोप लगे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि सालाना रिपोर्ट नहीं देने के मामले में कानपुर सबसे पहले नंबर पर है, सालाना रिपोर्ट नहीं देने के मामले में लखनऊ भी दूसरे नंबर पर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 7 साल पहले शुरू हुई थी स्मार्ट सिटी योजना। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्मार्ट सिटी प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही बरतने के भी आरोप लगे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको यह भी बता दें कि स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में उठे हैं सवाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर जिस तरीके से सरकार ने अपनी तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किए हैं उस पर, लेकिन उसको लेकर अब घोटाले की आशंका जताई जा रही है, रिपोर्ट में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जब कैग की रिपोर्ट आई स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर तो चौंकाने वाले कई खुलासे हो गए। 2100 करोड़ रुपए का हिसाब तक नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें कई ऐसे जिले हैं जिनको बारे में जिनको लेकर रिपोर्ट तक नहीं पेश की गई, कि खर्च का ब्यौरा तक नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी आशंका जताई जा रही है और कहीं ना कहीं अब स्मार्ट सिटी बनाने वाले जो जिम्मेदार थे उन पर ही सवाल उठने लगे। इसमें 7 स्मार्ट सिटी हैं जिनको जो मिले रुपए जो दिए गए थे उनका हिसाब नहीं मिल रहा। आगरा को छोड़कर किसी ने अपनी सालाना रिपोर्ट तक नहीं दी और इसमें लखनऊ है, झांसी है, अलीगढ़ है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये बड़ा सवाल उठता है। और 7 साल पहले शुरू हुई थी स्मार्ट सिटी योजना और 25 जून 2015 को केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। देश के 100 शहरों में 11 उत्तर प्रदेश की सिटी शामिल है। प्रदेश में 8 से 7 शहरों को जो कैग की रिपोर्ट है वो नहीं सौंपी गई। स्मार्ट सिटी प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। देखिए, बिल्कुल अब सवाल तो उठने लाजमी थे जब लेकिन सिद्धार्थ, बड़ा मामला ये भी है कि कानपुर पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर लखनऊ, जहां पर की राजधानी है प्रदेश की, वहां पर इतनी बड़ी लापरवाही, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। देखिए पूनम, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अभी जांच किया जा रहा है और रिपोर्ट अभी पेश नहीं की गई है। अभी उसके बाद इनको कहीं ना कहीं उसके बाद इनको जो लेटर जाएंगे उसके बाद फिर एक बार कई बार इसमें चेतावनी देने के बाद कार्रवाई की जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, आपने सबसे बड़ी गलती ये कि लखनऊ और कानपुर जिस पे सबकी नजर है, पूरे देश की नजर है, और आप 7 सिटी में आपको चुना गया था, आपने कागज में लापरवाही क्यों की, ये सवाल उठता है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ, इसके पहले आपने क्यों सालाना रिपोर्ट नहीं दर्ज भेजी। तो ये सब चीजें हैं, ये लापरवाही है। और एक चीज, आप जमीनी स्तर पर क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रिपोर्ट्स भेजी जाए। और 2100 करोड़ रुपए लगभग अलॉट किए गए थे और यूपी के लगभग जो
4 सिटीज हैं जिनका चयन हुआ था और जिसमें आगरा ने एक रिपोर्ट दे दी और कानपुर और लखनऊ ने लापरवाही की। ये बड़ी लापरवाही है और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब देखना ये है कि आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाती है और किन किन लोगों से सवाल होते हैं और देखना ये है कि अभी क्या क्या समय दिया जाता है, आगे जिस क्या तरीके कार्रवाई से होती है। स्मार्ट सिटी प्रबंधन के खिलाफ तमाम आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इसको लेकर अगर जांच की जाएगी तो क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी? देखिए इस मामले को लेकर अभी कहीं ना कहीं काफी सख्ती बरती जा रही है और अभी कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार है। नियम के अनुसार जो विभागीय अधिकारी हैं और जो उच्च अधिकारी हैं उनका कहना है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल उठता है आप अब नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, आपने इतनी लापरवाही क्यों की और रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की? तो भी सालाना रिपोर्ट देनी होती है, साल भर में एक बार आप वो नहीं दे पाए और ये सब अब जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अब देखना ये है आने वाले समय में किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो 7 साल पहले शुरू हुई स्मार्ट सिटी की योजना, जहां पर स्मार्ट सिटी प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के बरतने के आरोप भी लगे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि इस दौरान स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर कैग रिपोर्ट में उठे हैं सवाल। रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़े पैमाने पर किया है तबादला और साथ ही 6 हाई कोर्ट में 15 जजों के किए गए हैं तबादले और 15 जजों की सिफारिश दोबारा की गई है, जहां पर गुजरात, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 4 जज इसमें शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंजाब के साथ में गुजरात और इसी के साथ में हरियाणा हाई कोर्ट के 4 जजों की जो लिस्ट है वो शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। 6 हाई कोर्ट के 15 जजों के किए गए हैं तबादले। इस दौरान 15 जजों की सिफारिश दोबारा से की गई है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि गुजरात, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के भी 4 जज जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़े पैमाने पर तबादला किया है। 6 हाई कोर्ट के 15 जजों के किए गए हैं इस दौरान तबादले और साथ ही 15 जजों की सिफारिश दोबारा की गई है। और इसी के साथ ये भी जानकारी दे दें कि गुजरात, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 4 जज इसमें शामिल हैं। रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर कुशीनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार में सवार 4 लोगों की नहर में डूबने से वो डूबे हैं, जहां पर 3 की मौत हो चुकी है। अनियंत्रित होकर नहर में गिरी है कार। स्थानीय लोगों की मदद से एक शख्स को बचा लिया गया है। रामकोला थाने के दमोदरी ये पुल का पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि एक अनियंत्रित कार नहर में गिरी है, जहां पर स्थानीय लोगों की मदद से एक शख्स को बचा लिया गया है। तो बड़ी खबर कुशीनगर से आपको बताते हैं, रामकोला थाना के दमोदरी पुल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि कुशीनगर में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कृष्णानंद पाठक मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णा, एक बड़ा हादसा कुशीनगर में हुआ है, इसको लेकर अभी तक का क्या कुछ खास अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जो है रामकोला थाना क्षेत्र के दमोदरी पुल के पास ही घटना बताई जा रही है, जहां पर छोटी गंडक नदी के पुल में एक कार अनियंत्रित होकर पुल में जा गई, जिसकी वजह से 4 लोग नहर में डूब गए, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक लापता बताया जा रहा है तथा अन्य दूसरा जो है वो घायल है, बुरी तरह घायल है। उसका वो इलाज रामकोला सीएचसी पे कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये 4 लोग जन्मदिन में शामिल होने जा रहे थे कि कार की गति तेज होने और लगातार हो रही बारिश की वजह से कार अचानक अनियंत्रित होकर पुल में जा गिरा। स्थानीय लोगों की मदद से एक व्यक्ति को तो बचा लिया गया है, जबकि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। जबकि एक अन्य घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज रामकोला सीएचसी में चल रहा है। बिल्कुल कृष्णानंद पाठक, जो घायल है उसकी स्थिति कैसी है इस समय पर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि वो बहुत बुरी तरह से घायल है। उसका इलाज लगातार इलाज चल रहा है। फिलहाल कुछ ऐसे आसार लग रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगा। जी, अगर बात प्रशासन की जाए तो वहां पर कौन कौन मौजूद है पुलिस प्रशासन की तरफ बिल्कुल से? सूचना पर रामकोला पुलिस और तमाम आला अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही 200 को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णानंद पाठक हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो
तो कुशीनगर में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला है, जहां पर कार में सवार 4 लोगों की नहर में डूबे, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर राहुल गांधी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर शाम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। और इस दौरान आज खत्म हो रहा है मॉनसून सत्र। कल लोकसभा में गिर गया था अविश्वास प्रस्ताव। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर राहुल गांधी शाम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबोधित करेंगे। और साथ ही बता दें कि आज खत्म हो रहा है मॉनसून सत्र। बीते दिन की अगर बात की जाए तो बीते दिन कल लोकसभा में गिर गया था अविश्वास प्रस्ताव। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आज कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 3 बजे राहुल गांधी संबोधित करेंगे, जहां पर कई मुद्दों को लेकर आज उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और आज खत्म हो रहा है मॉनसून सत्र। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि कल लोकसभा में गिर गया था अविश्वास प्रस्ताव। और साथ ही आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी को भी इस दौरान जब उन्होंने अपनी चर्चा सदन में की है तो उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज शायद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा कर सकते हैं। यानी कि राहुल गांधी आज शाम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और साथ ही आपको यह भी बता दें कई मुद्दों को इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मीडिया के सामने रख सकते हैं। आज खत्म हो रहा है मॉनसून सत्र। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि कल लोकसभा में गिर गया था अविश्वास प्रस्ताव। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में जारी है रेड अलर्ट। सीएम धामी ने कहा अनावश्यक यात्रा से बचें। पिछले कई दिनों से बारिश ने मचाई है आफत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तराखंड से, जहां पर बता दें कि उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि अनावश्यक कार्य से बाहर निकलने से बचें। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे, जहां पर उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कई जिलों में जारी है रेड अलर्ट। और इसी के साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि सीएम धामी ने कहा है कि अनावश्यक यात्रा से बचें ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। पिछले कई दिनों से बारिश ने आफत मचाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। कई जिलों में जारी है रेड अलर्ट। और इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि सीएम धामी ने कहा है कि अनावश्यक यात्रा से बचें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी के राणा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। के उत्तराखंड में लगातार बारिश है और इस दौरान रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल पंकज, देखिए उत्तराखंड में लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और जिससे काफी नुकसान भी हुआ। लोगों को तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कल 9 लोगों की मौत हुई थी और जिसके बाद मुख्यमंत्री लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और डीएम से भी वो इस बात को कह चुके हैं साफ तौर पर कि आप सभी जगह पर नजरें बनाकर रखिए। कहीं से भी किसी भी तरह की कोई भी सूचना आती तो तुरंत राहत बचाव कार्य वहां पर शुरू कर दिया जाए। और साथ ही अब 14 अगस्त तक के लिए मौसम विभाग की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि 14 अगस्त तक मौसम का हाल ऐसा ही रहने वाला है। और जिसके चलते तमाम जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब मैं उनमें से एक एक करके आपको बता देता हूं। टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी, इन जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और जिनमें से चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही जो येलो अलर्ट है वो हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जहां रेड अलर्ट है, यानी कि टिहरी गढ़वाल में है, देहरादून में है और पौड़ी में है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। और जो सबसे ज्यादा बारिश अभी तक हो रही है उत्तराखंड के भीतर, तो उनमें देहरादून, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। और भारी बारिश के साथ साथ भारी से भी बहुत भारी बारिश वहां हो रही है। और मौसम विभाग ने ये 14 अगस्त तक के लिए पूरा अनुमान जारी किया है कि इन जगहों पर अधिक बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को उन जगहों से निकालकर दूसरी जगह और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। और साथ ही प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। पंकज, बिल्कुल। क्योंकि अगर इस दौरान बात की जाए, जिस तरीके से लैंडस्लाइड की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे कौन कौन से हाईवे हैं जहां पर सरकार की तरफ से या मौसम विभाग की तरफ से पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया कि यहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं है?
बिल्कुल, देखिए पंकज, लगातार लैंडस्लाइड के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रही हैं ऐसी खबरें, और जिनमें से कल भी और परसों भी हम लगातार उन तस्वीरों को देख भी रहे थे, जिनमें से केदारनाथ की तरफ जाने वाला रास्ता और उसमें गौरीकुंड का जो रास्ता पड़ता है वहां लैंडस्लाइड हुआ, और जिसकी वजह से रास्ता अवरुद्ध हो चुका है। और तमाम ऐसे रास्ते जो पहाड़ों की तरफ जाते हैं, जिनमें से पौड़ी गढ़वाल पर कई जगह पर ऐसे रास्ते हैं जहां लैंडस्लाइड हुआ, और प्रशासन की तरफ से ये रोक लगा दी गई कि उन रास्तों पर प्रतिबंध रहेगा, रास्तों को बंद कर दिया गया है। और साथ ही केदारनाथ की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी लैंडस्लाइड हुआ, और प्रशासन ने वहां भी सख्त निर्देश दे दिए हैं कि वहां जाने से बचें, और मुख्यमंत्री भी लगातार इस बात को लेकर अपील कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि आप अपने घरों से बाहर निकलने से बचें, और साथ ही जो पहाड़ी इलाके हैं और जो डेंजर जोन में आते हैं उनमें भी ये कहा गया है कि आप कहीं भी यात्रा करने घूमने की बजाय घर में ही रहना बेहतर किया जाए और घर में ही रहें। ऐसे में ही सबसे ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं आप। और साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि पहाड़ी इलाकों का दौरा या फिर वहां घूमने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो वो न बनाएं, क्योंकि ऐसी तमाम जगह उत्तराखंड में है जहां पर लैंडस्लाइड की खबरें लगातार देखी जाती हैं। केदारनाथ उन्हीं स्थानों में से एक आता है, गौरीकुंड वाला रास्ता उन्हीं स्थानों में से आता है, रुद्रप्रयाग में अगर ऊपर की तरफ आप चलेंगे तो उस तरह के तमाम रास्ते हैं जहां लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है। और जब 14 तारीख तक मौसम विभाग के द्वारा इस बात को जारी किया गया और एडवाइजरी को कि वहां लगातार बारिश का जो मौसम है वो इसी तरह से देखने के लिए मिलेगा, तब अलर्ट हो जाना लोगों का भी बेहद जरूरी हो जाता है। खुद मुख्यमंत्री इसको लेकर अपील कर रहे हैं कि अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और इस तरीके से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, मैदानी क्षेत्रों पर कितना असर पड़ने वाला है? क्या मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ हालात ऐसे नजर आने वाले हैं बाढ़ जैसी स्थिति के, जैसे बीते महीने में हमने देखा था? बिल्कुल, देखिए जब बारिश पहाड़ी इलाकों में होती है तो उसका असर मैदानी क्षेत्रों में जरूर पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर बारिश होने के बाद जो पानी है वो नदी और गंगा के सहारे मैदानी इलाकों तक पहुंचता है और वहां की नहरों तक ही पानी पहुंचता है। और जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों में बारिश का जो वेग है और उसकी जो रफ्तार है जब बढ़ती है और उसकी मात्रा जब बढ़ती है तो नदियों का जल स्तर भी ऊपर उठने लगता है, और जिसके बाद हालात इलाके में यानी कि मैदानी इलाके में जो हालात हैं वो बेहद गंभीर स्थिति में आ जाते हैं और बाढ़ जैसी स्थितियां बन जाती हैं। और जिसमें से अगर आप अभी देखें कुछ दिन पहले की स्थिति, एक महीना पहले भी उस तरह की स्थिति हमने दिल्ली के भीतर देखी, और उसके बाद पानी एक बार फिर उतरा, लेकिन बारिश का सिलसिला जैसे ही पहाड़ी क्षेत्र में शुरू हुआ उसके बाद फिर से दिल्ली में हमने यमुना के स्तर को बढ़ते हुए देखा। और अगर इसी तरह के हालात उत्तराखंड में और पहाड़ी इलाकों में देखें, क्योंकि अभी भी लगातार जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड ये तमाम ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां बारिश का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। तो अगर बारिश लगातार इसी तरह से होती रही तो एक बार फिर से हम यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर को देखेंगे और हो सकता है कि दिल्ली में फिर से वही डूबने वाली स्थिति को भी हम देखें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों पर इसका खासा असर पड़ने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया के राणा हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर एमएलसी नरेंद्र भाटी को लोहिया संस्थान में नहीं मिला है इलाज। नरेंद्र भाटी से खराब व्यवहार पर जूनियर रेजिडेंट बर्खास्त, जहां पर सीने और पेट में दर्द से परेशान थे एमएलसी नरेंद्र भाटी। इस दौरान उन्हें इलाज नहीं मिला है, जहां पर विधान परिषद में गूंजा मामला, तब हुई मामले में कार्रवाई। परिचय देने के बाद भी डॉक्टर ने कहा पहले पर्चा बनवा लो, जिसके बाद जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने नरेंद्र भाटी से अभद्रता भी की है और उसके बाद परेशान एमएलसी ने अपना इलाज निजी अस्पताल में कराया। सभी अस्पतालों में माननीयों की अलग से ही बनी डेस्क है, जहां पर आपको बता दें कि इसको लेकर अब कार्रवाई भी की गई है। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में निकाली जाएगी तिरंगा बाइक रैली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिखाएंगे हरी झंडी। रैली में शामिल होने सांसद और मंत्री भी पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर दिल्ली में निकाली जाएगी ये रैली और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरी झंडी दिखाएंगे, जहां पर रैली में शामिल होंगे सांसद और मंत्री। चलिए रुक करते और खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।